नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हमारे साथ हैं हमारे मित्र विद्वान अरुण कुमार शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बात करते हैं आज राजनीति पर, कुछ ऐसे विषयों के ऊपर जो हमें उद्वेलित कर रहे हैं। और देखा जाए तो कल 5वां चरण है 49 सीट्स का, और मेरा भी वोटिंग है तो मैं भी जाऊंगा वोट देने के लिए। और लोकतंत्र के इस पर्व में हम लोग भी अपनी आहुति देंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मोदी जी एक बार फिर से क्या कहते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर बिफरे पड़े हैं। वायनाड से भागे रायबरेली चले गए, अमेठी से भागे वायनाड चले गए। सबको कहते कहते ये घूम रहे हैं कि ये मेरी मम्मी की सीट है, मेरी मम्मी की सीट है। अब ये समझ में नहीं आता है। कहते हैं, फिर आगे क्या कहते हैं, कांग्रेस के शहजादे वायनाड से भागकर चुनाव लड़ने रायबरेली गए। वो सबको कहते घूम रहे हैं कि मेरी मम्मी की सीट है। कोई 8 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तब भी वो ये नहीं कहता कि ये मेरे पापा का स्कूल है, भले ही उसके पापा वहां पढ़े हों। ये परिवारवादी लोग संसदीय सीटों का वसीयतनामा लिख रहे हैं। ऐसी परिवारवादी पार्टियों से आप लोग बच के रहो। सर, ये किस किस्म का बयान है? ये तो मुझे ऐसा लगता है इसमें वाहियात पने के अलावा और कुछ है ही नहीं। कि आप वो शब्द कह रहे हो जो एक किस्म से मेरी भी समझ में नहीं आए कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो अल्टीमेटली। कि कोई 8 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तब भी वो ये नहीं कहता कि मेरे पापा का स्कूल है, भले उसके पापा वहां पढ़े हो। सर, ये कुछ फिर कहते हैं परिवारवादी लोग संसदीय सीटों का वसीयतनामा लिख रहे हैं। सर, कुछ ये मानसिक संतुलन बिगड़ने वाली घटना है। सर, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा आप क्या कहते हैं सर इसमें? जी सर, आपको एक मैं राहुल जी का बयान याद कराता हूं। जब वो लखनऊ में एक जगह भाषण कर रहे थे तो वहां उन्होंने ये बात रखी। उन्होंने कहा कि मुझे बार बार ये कहा जाता है कि मुझे सत्ता का लालच है, परंतु ये मेरा सौभाग्य है कि जिस सत्ता को प्राप्त करने के लिए दूसरे लोग कई तरह की गलत बातें फैलाकर उस सत्ता की पहुंच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मैं उस सत्ता के बीच में पैदा हुआ। मतलब उनका साफ कहना था कि मैं उस परिवार में पैदा हुआ जिस परिवार में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, फिर इंदिरा जी बनी, फिर स्वयं उनके पिताजी भी बने। तो सर, मुझे ऐसी कोई बात समझ में नहीं आई कि मैंने जिस परिवार में प्रवेश किया, जिस परिवार में जन्म लिया, उसकी एलोकेशन मैंने कहां से करवाई। तो ये पूरे विश्व में अगर 800 करोड़ लोग इस तरह से बात करने लगे हैं, ये तो एक दूसरे को दोषारोपण करना पड़ जाएगा। और ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। आपको कहाँ जन्म मिलेगा, किस परिवेश में मिलेगा, कहाँ आप जाएंगे, कौन से संस्कार मिलेंगे, तो इसमें कहीं कोई अपनी मन मर्जी नहीं होती। मतलब आप सृष्टि के नियमों को धत्ता बताना चाहते हैं मात्र इसलिए कि आपको उस सत्ता तक पहुंचना है। तो ये जो बात उन्होंने कही ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने आगे एक बात कही कि मात्र 22 वर्ष का बालक या 12 वर्ष का बालक जब अमेठी में आया था तो ये सोचकर नहीं आया था कि वो 20 वर्ष यहां से चुनाव लड़ेगा। तो ये मेरा सौभाग्य है। और वैसे भी सोनिया गांधी जी ने कहा था रायबरेली छोड़ते हुए, जब राजस्थान के वो राज्यसभा सांसद बनने जा रही थी, तो उन्होंने कहा था मेरे परिवार की परिपाटी रही है इस क्षेत्र से, तो मेरे परिवार का कोई ना कोई सदस्य यहाँ पर आपसे जुड़ा रहेगा। ये शब्द खास तौर से नोट करने वाले है कि जुड़ा रहेगा। मतलब जुड़ाव, मतलब अलगाव नहीं, मतलब जुड़ाव। तो जहां जोड़ा जाता है चीजों को, मुझे लगता है कि उनको श्रेष्ठ गिना जाता है। और जहां अलगाव होता है, जहां बिखराव होता है, जहां विभाजन होता है, हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में उसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो ये नरेशन बनाना और ये कहना कि ये शाहजादा हैं, तो फिर आप उनके एक शब्द से इतने चिढ़ क्यों जाते हैं?
आप बिल्कुल 8 वर्ष से भी छोटे बच्चे की तरह आपको चिड़चिड़ाहट होती है जो शब्द उन्होंने खटाखट 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 फटाफट फटाफट कहा। तो आप मत आओ उन पे, उनके नरेशन पे आप काम करते हैं, उनकी बातों का आप जवाब देते हैं, उनकी पिच पर आप खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यह प्रथम बार ऐसा हो रहा है। 2014 के बाद 2019 में ऐसा नहीं हुआ, 2024 में हमें ये सब देखना पड़ रहा है। ये अच्छी बात है जी। सर, राहुल को तो उन्होंने कह दिया कि ये भाग रहे हैं अमेठी से वायनाड, वायनाड से रायबरेली। चलिए मैं भी एक कहानी लिख देता हूं सर। 2002 मोदी जी चुनाव लड़ते हैं राजकोट से सर, विधानसभा का, जीत जाते हैं सर, चलो मान लिया। उसके बाद फिर जब दूसरा चुनाव आता है 2007 और 2012 का, तो सर ये राजकोट से भागकर मणिनगर चले जाते हैं सर। ये विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं सर मैं, कि राजकोट से भागते हैं और मणिनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाते हैं 2007 में और 2012 में सर। सही बात है सर। अब जी मैं थोड़ा आपको रेक्टिफाई कर देता हूं। ये भी बता देता हूं कि जी जी मैं आपको रेक्टिफाई कर देता हूं कि जिस सीट पर वो मणिनगर से लड़ना चाहते थे वहां हरेन पंड्या लड़ा करते थे और ये सीधे जाकर चीफ मिनिस्टर बने थे। ये बाई इलेक्शन में राजकोट से जीते थे और 2002 के जो रेगुलर इलेक्शन हुए थे उसमें ये मणिनगर से जीते थे। जी तो 2002 में राजकोट 2 भी था और 2002 में मणिनगर भी आता है वहां पर, और 2007 में भी मणिनगर है, 2012 मणिनगर है। उसके बाद 2014 में ये लोकसभा में जंप करके वडोदरा चले जाते हैं। उसके बाद 2019 में ये भागकर वाराणसी आ जाते हैं सर। अब सर राजकोट से मणिनगर, मणिनगर से बड़ौदा, बड़ौदा से काशी। सर जितनी बार ये भागे हैं उतनी बार तो राहुल भागा नहीं सर। तो झूठ कौन बोल रहा है? और वैसे भी झूठों का सरदार तो इस टाइम मोदी है, राहुल तो झूठ बोलते ही नहीं है। हमारा तो एक पर्सनल अनुभव ही है कि राहुल हमेशा सच बोलते हैं। अरुण कुमार जी। जी सर, मैं आपको एक नियम बता देता हूं। राजनीति में एक नियम है, वो अनौपचारिक है, औपचारिक नियम नहीं है। वो अनौपचारिक नियम ये है कि जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं उनके सामने हमेशा कमजोर कैंडिडेट खड़ा किया जाता है ताकि वो संसद के अंदर चले जाएं। अब राहुल गांधी 2004 से संसद के सदस्य हैं। भले ही वो अमेठी हार गए, परंतु उन्होंने वायनाड से वो इलेक्शन जीता था, चुनाव हुआ था और वो लाखों वोटों से जीत के लोकतंत्र की विधान से आए थे लोकसभा के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो जंप करके कूद गए थे लोकसभा के अंदर। तो मेरा मानना यह है कि जो मुख्य मुख्य किरदार होते हैं राजनीति में, जनता चाहती है कि वो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए लोकसभा के अंदर जाएं। अब मोदी जी के पास तो कोई ऐसी जगह ही नहीं थी, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां से वो चुनाव लड़ते। वो एक झूठ का पुलंदा लेकर आए थे कि सरकार जो है ये चीजें खिलाफ कर रही है। बिल्कुल 2004 वाला सीन जो है 2014 में दोहराया गया था। और उन्होंने वाराणसी में ये कह के उन्होंने रुकने का बहाना लिया कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। तो मां गंगा ने बुलाया है तो उसका 6,000 करोड़ रुपए सफाई का कहां चला गया? और आपको पता है मध्य प्रदेश की हमारी एक चीफ मिनिस्टर भी रही है। गंगा सफाई का सारा ठेका अडानी का है सर। जी 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 मैं वहीं आ रहा, दर्शकों को पता लग गया होगा। जी जी मैं वहीं आ रहा था। तो उन्होंने तो यह घोषणा कर दी थी कि अगर इस तिथि तक अगर गंगा की सफाई नहीं हुई तो मैं आत्मदाह कर दूंगी। तो सर इनके नरेशन जो है इनकी बातों से विपरीत होते हैं। ये जो आचरण करते हैं और जो कहते हैं उसमें कहीं तेल होता नहीं है। जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता और जो किया जाता है उसका बखान नहीं होता। ये इनकी रीत है। जी जी तो डेली न्यूज इंडिया 1.0 का एक आखिरी सवाल सर आपसे। राहुल अब मोदी को अपने इशारों पर नचा रहे हैं, खटाखट खटाखट खटाखट। यानी कि अब मोदी के हाथ में बल्ला है, राहुल के हाथ में बॉल है। कभी गुगली फेंकते हैं, कभी इन स्विंग, कभी आउट स्विंग, कभी ऑफ कटर, कभी लेग कटर, कभी बम्पर, कुछ करते हैं। अब मोदी डांस कर रहे हैं। वो मोदी जो पहले राहुल की हर बॉल पे चौका छक्का मारते थे, आज अपना विकेट बचाने की एक तरह से कहा जाए तो कवायद में लगे हुए हैं। मैंने मोदी को
राहुल के इशारों पर नाचते दे, उसकी पिच पर नाचते कभी नहीं देखा। और इस बार हर वो पॉइंट जो राहुल रेज कर रहे हैं वो बड़ी कमजोरी के साथ उसको उठाते हैं। ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि मोदी जो है ना, सामने एक डांस डायरेक्टर जिसका नाम राहुल है, उसके इशारों पर नाच रहे हैं। खटाखट खटाखट। आखिरी टिप्पणी। जी, वो बात बात दरअसल मुद्दों की कर रहे हैं सर। वो बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप पर, वो बात कर रहे हैं अग्निवीर पर, वो बात कर रहे हैं महिलाओं के सम्मान पर, वो बात कर रहे हैं परिवार की एक ऐसी महिला जिसको 1 लाख रुपया साल का दिया जा सके, 8,500 रुपए महीना जिसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगा, जिसको हम ईसीएस कहते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब आपके पास मुद्दे नहीं है और सामने वाली पार्टी जो होती है विपक्षी पार्टी, उनका जो चुनावी घोषणा पत्र है न्याय पत्र के नाम से, उसके मुद्दे का जवाब आपके संकल्प पत्र में ना होने के कारण, क्योंकि आपके संकल्प पत्र में बेरोजगारी के विषय में कुछ नहीं कहा गया, और ये राहुल जी ने बड़े स्वाभाविक रूप में कह दिया था कि आपके अकाउंट में पैसा जाएगा, खटाखट खटाखट। वो एक नरेशन बन गया, वो एक शब्द ऐसा बन गया जो मोदी जी को बार बार बच्चों की तरह चिढ़ा रहा है, और वो ईर्ष्या से भरने के बाद उसका जवाब देते हैं अपने तरीके से, जो कि उतना स्वच्छ नहीं है, उतना संवैधानिक नहीं है, उतना दमदार नहीं है, उतना गंभीर नहीं है। तो मोदी जी अकुलाए हुए, घबराए हुए, एडामेंट व्यक्ति जब ईर्ष्या में भर जाता है तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को साध कर नहीं रख पाता, और उसकी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि उसके शारीरिक लक्षण उसकी चिड़न को दर्शा देते हैं। दरअसल वो जवाब नहीं दे पा रहे। जो न्याय पत्र जो उन्होंने कहा है, उसका संकल्प पत्र में कहीं कोई जवाब नहीं है, ना महिलाओं के विषय में, ना बेरोजगारी के विषय में, ना महंगाई के विषय में। तो आज मोदी जी को राहुल गांधी भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी, उसमें उनका एक्सपोजर इतना ज्यादा हो गया था। और मोदी जी की एक विशेषता है, वो उन्हीं लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में जाती हैं जहां पर उनका संवाद वन साइडेड होता है, टू वे उनका कभी भी संवाद नहीं होता। और राहुल जी अपनी बात कम कहते हैं, लोगों के बीच में जाकर उनकी बात को ज्यादा सुनते हैं। मंचों पर भी ये देखने में आया है कि जब वो कोई हाथ के इशारे से उनको कोई बात कहना चाहता है तो उसको इशारे से मंच पर बुला लेते हैं और वो साफ कहते हैं। आपको एक हंसी की बात बता देता हूं उनको, अभी राहुल प्रियंका एक मंच पर थे, तो एक जो बैठे हुए थे नीचे नौजवान ने एक प्रश्न किया, एक बिटिया ने, एक लड़की ने, कि राहुल जी आप शादी कब करेंगे। तो उन्होंने, उसको प्रश्न को समझ में नहीं आया, तो प्रियंका ने कहा कि पहले आप इस बिटिया की बात का जवाब दो। तो उन्होंने पूछा अपने सिक्योरिटी से, भाई ये क्या कह रही है, मेरे तक आवाज नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि ये पूछ रही है बिटिया कि आप शादी करोगे, शादी कब करोगे। तो उन्होंने कहा बहुत जल्द आपको परिणाम मिलेंगे। तो मेरा कहना यह है कि जब इस प्रकार का संवाद हो जाए, जहां पर जनता जनता न रहकर आपका परिवार हो जाए, तो सामने वाले को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वही मुश्किल मोदी जी सामना कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो उनकी ये वाली मुश्किल हल होने वाली नहीं है। लोग प्रश्न करते रहेंगे, लोग संवाद करेंगे, आपके पास जवाब है, प्रोग्राम है, तो आप अपने किए हुए 10 वर्षों के कामों का बखान करें, ना कि आप ईर्ष्या से, द्वेष से भर जाएं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये थी डेली न्यूज इंडिया पे हमारी आज की मिनी टॉक अरुण कुमार शर्मा जी के साथ। तो हम दर्शक मित्रों आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को ना केवल सब्सक्राइब करें बल्कि आगे भेजिए, क्योंकि हमारा एसजीएस न्यूज का मोनेटाइजेशन समाप्त कर दिया गया यूट्यूब के द्वारा और हमें मजबूरी में ये चैनल खोलना पड़ा, डेली न्यूज इंडिया। आपके सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि आपका प्यार, आपका मोहब्बत हमको मिलता रहेगा तो कम से कम हम एक बार फिर से दोबारा से खड़े हो पाएंगे साहस के साथ में। और लिंक आगे भेजिएगा, बस इतनी हमारा निवेदन है आपसे, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अरुण कुमार शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरी मेरी शुभकामनाएं हैं डेली न्यूज इंडिया 1.0 के लिए। और मेरी उम्मीद है कि फिर से आप वही नेतृत्व प्राप्त करेंगे जो पहले एसजीएस न्यूज का हुआ करता था। तो मेरी भी एक पोलाइट सी रिक्वेस्ट है कि आप इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी, धन्यवाद।